चलो दोस्तों, आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजरी पे, थर्मल इंजरी। पहला क्वेश्चन, हाइपोथर्मिया क्या होता है? जब बॉडी का टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। अब सर, हाइपोथर्मिया में आपकी तीन चीजें होगी। सीडीआर, अब आपको ये सीडीआर क्या है? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन, आपके रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाएंगे, आपकी रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट और बीपी तीनों कम हो जाएंगे। ये हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स है। सीडीआर याद कर लेना, काम हो जाएगा। हाइपोथर्मिया से अगर किसी की डेथ हो जाए तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या होती है? आपकी स्किन हो जाएगी पैलर, इसीलिए इसको व्हाइट डेथ बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाइट डेथ क्या होता है? हाइपोथर्मिया। पोस्टमार्टम स्टेनिंग ब्राइट पिंक, वैसे भी याद कर सकते हो, ठंड में आप गुलाबी पड़ जाते हो, ब्राइट पिंक। स्टमक म्यूकोजा ब्लैक ब्राउन नेक्रोस्ट, और सर इसी स्पॉट को बोलते हैं विष्णुअस की स्पॉट, है ना? ऐसे याद करना, स्टमक में विष होता है, काला काला कलर का, विष्णुअस के स्पॉट। फैट नेक्रोसिस ऑफ पेनक्रियास 50% केसेस में। लिपिड डिप्लीशन इन एड्रिनल ग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। और ज्यादातर जो इंटरनल ऑर्गन होंगे वो कंजेस्टेड होंगे। ये सब हाइपोथर्मिया के फीचर है। सर, हाइपोथर्मिया में तीन फिनोमिना देखा जाता है। एक तो आपकी स्किन क्या होती है? रेड हो जाती है, इसको बोलते हैं एरिथमा परनियो या चिलब्लेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, अब डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि आप जैसे वैसे तो क्या होता है कि हाइपोथर्मिया में आप कपड़े पहनोगे, लेकिन इसमें उल्टा होता है, आप अपने कपड़े उतारते हो और ऐसा लगता है डेड बॉडी को देख के कि उसको मारने के बाद उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो कोर ब्लड है वो स्किन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि आपका थर्मोरेगुलेटरी सेंटर बंद हो जाता है और इससे आप वार्म फील करते हो, तो आप अपने कपड़े उतार देते हो। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि नॉर्मली आपका वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन थर्मोरेगुलेटरी सेंटर चला गया तो आपका स्किन का वेसोडाइलेशन होगा, तो कोर ब्लड स्किन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, है ना? तो आपको गर्मी महसूस होती है, उसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। ठीक है। हाइड एंड डाई फिनोमिना, इसमें बंदा डिसओरिएंटेड हो जाता है। तो बंदा डिसओरिएंटेड होकर अपने आप को ना क्या करता है कि जैसे बेंच के नीचे, टेबल के नीचे या वार्डरोब में छुपा लेता है, और ऐसा लगता है इसको देख के कि इसका होमिसाइड रॉबरी के बाद हुआ है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। एरिथमा परनियो, पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, हाइड एंड डाई फिनोमिना। चलो सर, ट्रेंच फुट क्या होता है? छोटी छोटी बातों पे आते हैं। ट्रेंच फुट का मतलब होता है मोइस्ट कोल्ड की इंजरी है, मोइस्ट ट्रेंच फुट, है ना? मैकेनिज्म, टेम्परेचर इसका 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें ट्रेंच हैंड भी हो जाते हैं। इसी को हम इमर्शन फुट कहते हैं। ये किसमें देखा जाता है? सोल्जर्स में, सेलर्स में, जो ट्रेंचेज में रहते हैं, ट्रेंच फुट। और आपको ऐसी पिक्चर आ सकती है, इसको बोलते हैं ट्रेंच फुट। टेम्परेचर याद रख लेना, मोइस्ट कोल्ड याद रख लेना, मोइस्ट कोल्ड। सर अब आ जाओ लोकलाइज इफेक्ट में। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। नंबर 1, एक है फ्रॉस्ट निप और एक है फ्रॉस्ट बाइट। अब देखो, निप को याद कैसे करना? एन से याद करना। एन निप, नॉन फ्रीजिंग, सुपरफिशियल, नॉन परमानेंट, और इसका मैकेनिज्म होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन। सारी एन वाली है। लेकिन अगर फ्रॉस्ट बाइट को याद रखो, ये नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं है, फ्रीजिंग है, और ये सुपरफिशियल भी होता है, डेप्थ पे भी होता है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू का। इसका टेम्परेचर देख लेना, मैंने कितना लिखा? -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इसमें आपके स्किन पे ब्लिस्टर जिसमें हेमरेजिक फ्लूइड होता है और ब्लैक गैंग्रीनस नेक्रोसिस होता है। और दोस्तों अगर यही चीज फ्रीजिंग में आइस क्रिस्टल बन जाए तो इश्चीमिया और गैंग्रीन हो जाता है। इसको बोलते हैं परमानेंट डैमेज। क्या बोलते हैं इसको? परमानेंट डैमेज। तो फ्रीजिंग वाला नॉर्मल मैंने फ्रॉस्ट बाइट बता दिया, और उसके बाद परमानेंट डैमेज वाला टेम्परेचर बता दिया कि इसमें डैमेज परमानेंट हो जाता है, आपके आइस क्रिस्टल बन जाती। ध्यान रखना, फ्रॉस्ट निप नॉन फ्रीजिंग, फ्रॉस्ट बाइट फ्रीजिंग, और इसमें परमानेंट डैमेज के बाद आइस क्रिस्टल बन जाती। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपका फ्रॉस्ट बाइट है, एंटीमोर्टम इंजरी बता रहा हूं मैं। इसमें क्या होता है सर? नोज मोस्ट कॉमन साइट होती है, वैसे ईयर और फेस के दूसरे पार्ट भी हो सकते हैं। हार्ड और स्किन को ब्लैक होने में 2 वीक लगते हैं, 2 वीक्स। इसमें ट्रीटमेंट क्या करोगे? रीवॉर्मिंग, प्रोटेक्शन, एंटीबायोटिक और टिटनेस का टीका देना आपको। ये आपका फ्रॉस्ट बाइट है। सर हीट इंजरी, थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। हीट इंजरी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक। तीनों अलग अलग चीजें हैं। सर हीट क्रैम्प में क्या होता है? जैसा कि नाम बताता है, इसमें आपकी मसल में क्रैम्प होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपका पानी वगैरह इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम बाहर चला गया, इससे मसल में क्रैम्प होगा। इसी को हम फायरमैन क्रैम्प या माइनर्स क्रैम्प, क्योंकि फायरमैन में और माइन में काम करने वालों में ज्यादा होता है। ट्रीटमेंट क्या? आपका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दे दो। ये तो है जब आपका मसल में क्रैम्प हो गया। और मसल में क्रैम्प क्यों हुआ? क्योंकि इसका कारण है इंक्रीज स्वेटिंग। इंक्रीज स्वेटिंग से आपके वाटर, इलेक्ट्रोलाइट सब आपके बाहर निकल गए, पसीना से बाहर निकल गए।
लेकिन सर अब आ जाओ हीट एग्जॉशन, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देना सर, हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन में भी क्या है, आपकी हीट ज्यादा थी, आपकी स्वेटिंग ज्यादा थी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग। लेकिन सर इससे आपका इतना ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया कि आपका वीनस रिटर्न, हार्ट की तरफ जो वीनस रिटर्न आने वाला था वो कम हो गया, और आपका सेरेब्रल परफ्यूजन भी कम हो गया, मतलब आप फेंट हो गए एक तरह से, ये मान लो। और इसी हीट एग्जॉशन को हम हीट प्रोस्ट्रेशन या हीट सिनकोप बोलते हैं। हीट प्रोस्ट्रेशन या हीट सिनकप या सिनकोप, जो भी बोलना चाहते हो आप बोल दो। अब सर अभी तक इन दोनों में स्वेटिंग बड़ा कारण था, अब मैं आ जाता हूं हीट स्ट्रोक। सर हीट स्ट्रोक में क्या होता है, स्वेटिंग बंद हो जाती, ध्यान से सुन लेना। उल्टा इसमें, बाकी दोनों का कारण स्वेटिंग का बढ़ना था, इसमें स्वेटिंग बंद हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो गया, अब स्वेटिंग बंद हो गई। सर इसी को हम थर्मिक फीवर, सनस्ट्रोक या हीट हाइपरपायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि स्वेटिंग बंद हो गई तो आपका काम तमाम, बहुत डेंजरस सिचुएशन है हीट स्ट्रोक। और सर ज्यादा डिटेल में जाते हो तो इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल भी होता है ना। लेकिन ये कब होता है, जब आप सनलाइट में हो, ह्यूमिडिटी में हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, एक्सरसाइज है, मसल एक्टिविटी है, तो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा है। सर अब आ जाओ लोकल हीट इंजरी, बहुत इंपॉर्टेंट सर, वो तो हाइपरथर्मिया हो गए तीनों। लोकल हीट इंजरी में पहला है, ध्यान से सुनना दोस्तों, पहला है आपका ड्राई हीट। इसी ड्राई हीट को हम बोलते हैं फ्लेम, और अगर हिंदी में बोलो तो आग की लपटें। अब सर आग की लपटों से आप चोट हुई है तो सिंजिंग ऑफ हेयर होगा, सिंजिंग मतलब आपके बाल जल जाएंगे, ब्लैकनिंग होगा, ब्लिस्टर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अब एक सवाल ये भी आता है सर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको फीलिंग आ जाती है कि आप जल रहे हो? तो मिनिमम 44 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका टेम्परेचर लगातार रहे, तो नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कॉमन है, लेकिन अगर ये 5 से 6 घंटे लगातार रहे 44 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको बर्न की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, ये ध्यान रखना आपको। चलो सर मॉइस्ट हीट पे आ जाते हैं। मॉइस्ट हीट को हम स्कैल्ड बोलते हैं। आप कहोगे सर स्कैल्ड क्या होता है? आपकी बॉडी पे लिक्विड या स्टीम गिरा है, वो तो आग की लपटें थी, ड्राई हीट। ये मॉइस्ट हीट है, आपके लिक्विड और स्टीम गिरा है, इसमें स्प्लैशिंग हो सकती है। सर सोडनिंग और ब्लीचिंग, आपकी स्किन में सोडनिंग और ब्लीचिंग होगी, ध्यान से सुनना। लाइन ऑफ रेडनेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सर, उसमें पहले वाली में भी लाइन ऑफ रेडनेस होती है, इसमें भी लाइन ऑफ रेडनेस प्रेजेंट होती है वेसाइकल के साथ, ठीक है। चारिंग, सिंजिंग एंड अल्सरेशन एब्सेंट, इसमें ना तो चारिंग होती है, ना सिंजिंग होती है, ना बाल जलते हैं, ना अल्सरेशन होता है। स्कैल्डिंग कैन अकर थ्रू क्लोथ, और अगर एक बात बता दूं, आपने अगर कपड़े पहने हुए तो स्कैल्डिंग आपके डैमेज को ज्यादा बुरा कर देगी, वर्सन्स द डैमेज। तो सर ये ध्यान रखना, ये आपका ड्राई हीट वाले इफेक्ट है, ये मॉइस्ट हीट वाले इफेक्ट है, और इसको बोलते हैं स्कैल्ड। क्या बोलते हैं? स्कैल्ड। सोडनिंग और ब्लीचिंग होगी स्कैल्ड। उधर ब्लैकनिंग, सिंजिंग ज्यादा कॉमन है। हाँ रेड लाइन दोनों में हो सकती है, ब्लिस्टर दोनों में हो सकते हैं, वो बात अलग है। सर ये आपका स्कैल्ड है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर लिक्विड और स्टीम आपकी बॉडी पे गिरे तो स्कैल्ड बोलते हैं। हाँ होल थिकनेस के लिए हम बोलते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्किन वाले स्कैल्ड, पूरा थिकनेस अगर बर्न हो तो। बाकी 60 डिग्री, तो ध्यान रखना 60 और 70 दोनों चीजें अलग है। ये आपका फ्लेम बर्न है। क्या दोस्तों? फ्लेम बर्न। सर अभी देखो हमने ड्राई हीट पढ़ लिया, मॉइस्ट हीट पढ़ लिया, अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पे जिसका नाम है कोरोसिव या केमिकल बर्न। सर इसमें ध्यान रखना, अल्सरेटेड पेचेस होते, जनरली ब्लिस्टर नहीं होते, मतलब आपकी बॉडी में ब्लिस्टर नहीं होंगे, फ्री फ्रॉम ब्लिस्टर, अल्सरेटेड पेचेस होगा। दूसरा, हेयर में सिंजिंग नहीं होगी क्योंकि ये तो केमिकल है। रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन एब्सेंट होगी, जबकि पहले दोनों वाले में रेड लाइन मिल सकती है या मिलती है। शो डिस्टिंक्ट कलर, क्योंकि सर केमिकल है तो आपकी स्किन का कलर एक अलग ही तरह का होगा, ये आपका कोरोसिव या केमिकल है। सर क्लासिफिकेशन, डुपेट्रीन ने 6 पार्ट में क्लासिफाई किया, हैब्रा ने बर्न को 1 से 3 पार्ट में किया, बट सर विल्सन क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड है, इसने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एपिडर्मल, डर्मो एपिडर्मल, डीप बर्न। हालांकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी है सुपरफिशियल और डीप, ये बात अलग है। सर अब हम विल्सन की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एपिडर्मल जो डुपेट्रीन का 1 और 2 होता है, डर्मो एपिडर्मल जो डुपेट्रीन का 3 और 4 होता है, और डीप जो डुपेट्रीन का 5 और 6 होता है। मतलब ये विल्सन का एपिडर्मल, डर्मो एपिडर्मल, डीप। ध्यान से सुन लेना सर, डर्मो एपिडर्मल मोस्ट पेनफुल होता है क्योंकि इसमें नर्व एक्सपोज हो जाती है। डीप बर्न जनरली पेनलेस होता है क्योंकि इसमें नर्व एंडिंग, आपकी नर्व एंडिंग खत्म हो जाती है, नर्व एंडिंग लॉस हो जाती है। सर नेक लेसिंग एक होमिसाइड है साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसमें टायर में ना आपको जला के मार देते हैं, उसको बोलते हैं नेक लेसिंग, होमिसाइड है। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट,
बॉडी सरफेस एरिया के लिए हम यूज करते हैं रूल ऑफ 9। क्या यूज करते हैं? रूल ऑफ 9। अब दोस्तों बहुत इजी है ये तो। आप ऊपर वाले एरिया को देख लो, हेड एंड नेक 9%, ये 9% हो गया, और अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब भी 9% हो गया। अपर लिम्ब 9, लोअर लिम्ब 9, मतलब हेड नेक अपर लिम्ब लोअर लिम्ब ये 9 9 9। बाकी सारे आगे 9 पीछे 9, चेस्ट आगे 9 पीछे 9, एब्डोमन आगे 9 पीछे 9, लोअर लिम्ब आगे, राइट लोअर लिम्ब आगे 9 पीछे 9, लेफ्ट लोअर लिम्ब आगे 9 पीछे 9। तो सर ये सारा अगर 11 9 को करे तो ये 99% होता है, 1% आपका जेनिटेलिया के लिए होता है। ये आपका पिक्चर दे रखा रूल ऑफ 9 का। लेकिन सर बच्चों में थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है। मैं बात कर रहा हूं इन्फेंट 1 साल तक, इन्फेंट 1 साल तक, उसमें हेड का एरिया 9% ना होके 18% होता है। तो मतलब 9% आपका यहां पे बढ़ चुका है। अब यहां पे बढ़ चुका तो लोअर लिम्ब आप 9 कम कर दो। अब लोअर लिम्ब 9 कम कैसे करोगे? एडल्ट में लोअर लिम्ब कितना था? 18 18 था। कितना था? अब इसको 4.5 कम कर दो, 13.5 राइट लेफ्ट लोअर लिम्ब। बिल्कुल आसान तरीका। सर लंडन ब्राउडर चार्ट जो होता है बच्चों के लिए होता है। इसमें देखो दोस्तों मैंने एज दिखा रखी है 0 ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और 15 ईयर। आप देखोगे दोस्तों हेड का एरिया धीरे 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 आपका हाफ ऑफ द हेड का एरिया कम होता जाता है, और आप देखोगे बाकी एरिया दोनों जो थाई और लेग के एरिया है वो बढ़ते जाते हैं। तो सर ये लंडन ब्राउडर चार्ट है, स्पेसिफिक एज है, इसको एक बार याद करने की कोशिश कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सर रूल ऑफ पाम ये कहता है, ये पैची बर्न के लिए, तो डॉक्टर साहब इसको ध्यान से देख सकते हो, बहुत ईजी है। 1% एरिया आपका पाम का एरिया, अगर आपका इतना एरिया कवर है। पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है? ये कहता है 4 ml 4 ml पर किलोग्राम पर आवर आपको फ्लूइड देना है। जनरली क्रिस्टलोइड रिंगर लैक्टेट आईवी देना है, ठीक है। हाफ आपको 8 घंटे में देना है, बाकी आपको 16 घंटे में देना। टोटल 24 आवर्स का ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट है। पार्कलैंड फॉर्मूला। सर बर्न का कॉज ऑफ डेथ ध्यान से सुनना दोस्तों। इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ पहला एस्फिक्सिया, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। सर अर्ली कॉज ऑफ डेथ में 48 घंटे के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक, ये आपका 3 से 4 दिन में एक्यूट रीनल फेलियर, और 4 से 5 दिन में सेप्टिक शॉक। अगर बाई चांस आपको पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन लेट कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? सेप्टिक शॉक। और मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉज ऑफ डेथ इज सेप्टिक शॉक ही होता है, ध्यान रखना। बैक्टीरिया स्यूडोमोनास वेरी कॉमन, ध्यान रखना इस बात को। सर बर्न के अंदर पोस्टमार्टम फाइंडिंग, अब देखो दोस्तों, अब जिससे जले हो आप, जैसे मान लो केरोसिन, पेट्रोल या केमिकल से जले हो, तो आपको वैसी स्मेल मिलेगी बॉडी में। रिगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस और लिवर मोर्टिस तीनों एब्सेंट। क्राउ फिट साइन, सर जो फेस का बर्न एरिया होता है, मतलब फेस का कुछ एरिया बर्न नहीं होता, रिमेनिंग एरिया बर्न होता है। जो कुछ एरिया होता है वो ऐसे स्पेयर होता है जैसे कोवे का फिट हो, तो जो एरिया स्पेयर होता है उसको बोलते हैं क्रोफिट साइन। तो आप ध्यान से सुन लेना, क्रोफिट साइन। तो दोस्तों इसमें एल्गर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस और लिवर मोर्टिस पोस्टमार्टम फाइंडिंग में एब्सेंट रहती है। नाउ सर क्रोफिट साइन एक इंपॉर्टेंट साइन है, आप ध्यान से देखोगे जो फेस का एक स्पेसिफिक एरिया होता है वो बर्न नहीं होता है, स्पेयर होता है, उसको बोलते हैं क्रोफिट साइन, उसको बोलते हैं क्रोफिट साइन। सर अब एंटीमॉर्टम बर्न और पोस्टमार्टम बर्न में डिफरेंस देख लो सर। एंटीमॉर्टम का मतलब होता है मौत से पहले, डेथ से पहले, और पोस्टमार्टम का मतलब डेथ के बाद। लाइन ऑफ रेडनेस एंटीमॉर्टम में प्रेजेंट, पोस्टमार्टम में एब्सेंट। वाइटल रिएक्शन एंटीमॉर्टम में प्रेजेंट, पोस्टमार्टम में एब्सेंट। एंजाइमेटिक रिएक्शन प्रेजेंट, एब्सेंट। ये तो इजी है। ब्लिस्टर में प्रोटीन और क्लोराइड होता है एंटीमॉर्टम में, एयर प्लस थिन फ्लूइड होता है पोस्टमार्टम बर्न। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन और एल्बुमिन प्लस क्लोराइड एंटीमॉर्टम में। कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल एंटीमॉर्टम बर्न का एलिवेटेड मिल सकता है, जबकि पोस्टमार्टम मरने के बाद आपके धुआं नहीं होगा तो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल नॉर्मल रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये स्पेसिफिक फाइंडिंग उतनी नहीं है, क्योंकि जो स्मोकर्स होते हैं उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल आपको बढ़ावा मिल सकता है। सर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल रिएक्शन और एंजाइमेटिक रिएक्शन दोनों की बात कर रहा हूं। ये आपको अगर पूछा जाए प्रेजेंट होती है एंटीमॉर्टम, एब्सेंट होती है पोस्टमार्टम बर्न में। लेकिन सर एक बात ध्यान से सुन लेना, ये वाइटल रिएक्शन आपको पेरिफ्री में पॉजिटिव मिलेगी और सेंटर में नेगेटिव मिलेगी। एंटीमॉर्टम बर्न की बात कर रहा हूं। पेरिफ्री में वाइटल रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन आपको पॉजिटिव मिलेगी, पेरिफ्री में बढ़ेंगे एंजाइम, और सेंटर में नेगेटिव मिलेगी, सेंटर में कम होंगे। ये एंटीमॉर्टम बर्न। पोस्टमार्टम बर्न में ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इट इज ऑलवेज एब्सेंट। अब 4C याद रख लेना। 4C क्या क्या होते हैं? नंबर 1 ध्यान से सुनना, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल ब्लड का बढ़ा होता है एंटीमॉर्टम बर्न में। साइनाइड लेवल बढ़ा होता है, दूसरा C। कार्बन या स्मोक पार्टिकल, पक्का सवाल, कार्बन या स्मोक पार्टिकल्स आपके अगर
ट्रेकिया में, आपके रेस्पिरेटरी पेसेज में है, तो सर ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है एंटीमॉर्टम बर्न की। कर्लिंग अल्सर फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडिनम, ये भी एंटीमॉर्टम बर्न में होते हैं। ये फाइंडिंग आपको पोस्टमार्टम बर्न में या तो नहीं मिलेगी या नॉर्मल होगी। सर नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग, अब सर आपको नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग उसको बोलते हैं जो एंटीमॉर्टम में भी होती है और पोस्टमार्टम में भी होती है। सर पहला प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड, पहला क्या है? पहली फाइंडिंग है फर्स्ट फाइंडिंग प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड, जो एंटीमॉर्टम में भी होती है पोस्टमार्टम। तो आपकी पहली फाइंडिंग है प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड। इसी को हम बॉक्सिंग, फेंसिंग या हीट स्टिफनिंग बोलते हैं। सर पहली बात तो ये कब होती है? जब आपका बॉडी का टेम्परेचर 65 से ज्यादा हो। ठीक है सर, इसमें आपकी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और आपके स्पेसिफिक पोस्चर हो जाती है, उसको बोलते हैं प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड। सर मैकेनिज्म होता है कोगुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन, टेम्परेचर 65, इसको हम कई बार गलती से रिगर मोर्टिस भी मान सकते हैं। ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन, आपकी ऐसे हाथ फ्लेक्स हो जाएंगे, नेक फ्लेक्स हो जाएगी 65 डिग्री, लेकिन सर ये नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है। सर दूसरी नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग आ जाओ, हीट रप्चर। ये क्यों होता है सर? डिहाइड्रेशन ऑफ स्किन, कोगुलेशन ऑफ स्किन। सर ध्यान से देखना, इसमें स्किन और अंडरलाइंग मसल रप्चर हो जाती है, स्किन और अंडरलाइंग मसल रप्चर हो जाती है, स्पेशली एक्सटेंसर, फ्लेशी पार्ट और जॉइंट एरिया। सर एक बात ध्यान रखना, कई बार इसके मार्जिन रेगुलर होते हैं तो इसको इंसाइज वुंड भी मान लेते हैं गलती से, और अगर इरेगुलर होते हैं तो लेसरेशन भी मान लेते हैं। लेकिन सर ध्यान रखना, लेसरेशन अगर बाई चांस, क्योंकि इसके इरेगुलर मार्जिन हमने लेसरेशन मान लिया, लेकिन फर्क क्या होगा? इस हीट रप्चर में ब्लड वेसल्स, नर्व्स इंटैक्ट रहेगी, जबकि लेसरेशन में इंटैक्ट नहीं होती। ब्लीडिंग, ब्रूजिंग और वाइटल रिएक्शन एब्सेंट रहेगी, जो कि लेसरेशन में नहीं होता। तो दोस्तों ध्यान रखना, हीट रप्चर में इंटैक्ट है चीजें और ब्लीडिंग वगैरह, वाइटल रिएक्शन एब्सेंट है, इसलिए ये ध्यान रखना। सर ये आपका हीट रप्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट सर। ऐसे ही एक और फाइंडिंग होती है हीट हेमेटोमा। सर पहली बात ध्यान से सुन लेना, हीट हेमेटोमा आपके ब्रेन का होता है, पहला सवाल। अब सर ये गलती से हमें लगता कैसा है? ईडीएच की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें ड्यूरल वीनस साइनस आपके ड्राई होकर रप्चर हो जाते हैं और आपका ब्लड अबाउ ड्यूरा होता है। लेकिन सर इसको फर्क आसानी से कर सकते हैं, ये चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, हनी कॉम्ब अपीयरेंस, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, तो इसको हम आसानी से हम ईडीएच से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हीट हेमेटोमा। हीट फ्रैक्चर, सर हीट फ्रैक्चर आपका थर्मल फ्रैक्चर है, और सवाल ये उठता है सर ये कहां का फ्रैक्चर है? ये स्कल बोन का फ्रैक्चर है, ये स्कल बोन का फ्रैक्चर है। हालांकि सर थर्मल फ्रैक्चर स्कल बोन के अलावा लॉन्ग बोन्स के भी होते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं स्पेसिफिकली स्कल बोन फ्रैक्चर की बात कर रहा हूं। जैसे आपकी स्कल बोन है, इसमें बहुत ज्यादा हीट हुई तो आपकी स्कल अंदर से फट गई। सर ये सूचर लाइन को तो क्रॉस कर सकता है, लेकिन ये सूचर्स को इन्वॉल्व नहीं करता। इट कैन क्रॉस सूचर लाइन, ध्यान रखना। सर लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रीट एवेन्यू फ्रैक्चर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो स्कल का फ्रैक्चर है वो हम कई बार ट्रोमेटिक फ्रैक्चर मान लेते हैं, लेकिन इसलिए ध्यान रखना, इस दो फाइंडिंग को मत भूलना। ये जो थर्मल फ्रैक्चर है कैन क्रॉस सूचर लाइन बट डू नॉट इन्वॉल्व सूचर्स, ये ध्यान रखना आपको। स्कल बोन का फ्रैक्चर, हीट फ्रैक्चर या थर्मल फ्रैक्चर। सर पपेट ऑर्गन, इसमें आपके ऑर्गन श्रिंक हो जाते हैं, इन्हीं को हम पपेट ऑर्गन बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन। सर इलेक्ट्रोक्यूशन की थोड़ी बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। बेसिक नॉलेज ये कहता है कि एसी डीसी से ज्यादा डेंजरस है ऑल्टरनेटिंग करंट। और सर जहां तक क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन करती है। अगर आप फैटेलिटी को देखो तो सर फैटेलिटी में वोल्टेज और एम्पियर दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर एम्पियर है, क्योंकि ज्यादा एम्पियर होने से आपका होल्ड ऑन स्पाज्म होगा, इससे आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, टेटनिक स्पाज्म, ये बहुत चांसेस है। सर जुडिशियल जो आपका इलेक्ट्रोक्यूशन है वो यूएसए में होता है। सर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फैटेलिटी। लेकिन सर यहां पे दो चीजें ध्यान रखना, एसी ज्यादा डेंजरस है, एम्पियर ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वोल्टेज के कंपेयर में। सर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, बाई चांस अगर ये पूछ लिया जाए इलेक्ट्रोक्यूशन में, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कार्डियक अरिथमिया होता है। ब्रेन स्टेम में रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, डायफ्राम में प्रॉब्लम आती है। मोस्ट रेजिस्टेंट टिश्यू अगर पूछा जाए तो ड्राई स्किन होगा, बोन सेकंड आंसर होगा। सर ज्यादा डेंजरस सर्किट कौन सा है? अगर आपका एंट्री राइट हैंड से हुआ है और एग्जिट लेफ्ट फुट से हुआ है, ये पक्का याद कर लेना, राइट हैंड लेफ्ट फुट, एंट्री एग्जिट। सर इलेक्ट्रोक्यूशन की पोस्टमार्टम फाइंडिंग, मोस्ट कॉमन कॉज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, रिगर मोर्टिस कंपैरेटिवली अर्ली आती है। लोकल हेमरेज और टीयर आपको देखे जाएंगे मसल्स में। पिट लाइक डिफेक्ट, ये क्वेश्चन पक्का, आपके हेयर में सुपरफिशियल पिट लाइक डिफेक्ट होंगे, उसको बोलते हैं हार्सिंग ऑफ करंट।
आपकी मोल्टन मेटल, जैसे डॉक्टर साहब जिस वायर को आपने टच किया उसका मेटल मेल्ट हो गया और आपके स्किन में डिपॉजिट हो जाता है, सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है, इसको बोलते हैं करंट पल। मोल्टन कैल्शियम फॉस्फेट, आपका बोन का कैल्शियम फॉस्फेट मेल्ट हो गया, इसको बोलते हैं बोन पल और वैक्स ड्रिपिंग। यह भी एक इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। मोल्टन मेटल और बोन का मोल्टन कैल्शियम फॉस्फेट, बोन पल और वैक्स ड्रिपिंग। रैप्डोमायोलाइसिस आपके मसल्स में होता है। सर इलेक्ट्रोक्यूशन में दो बातें ध्यान रखना, याद करने का तरीका बता देता हूं। झटका, झटका जे फॉर जूल बर्न। लेकिन सर जूल बर्न कब होता है? जब वोल्टेज कम हो और कांटेक्ट फर्म हो। अब जैसे आपने वायर को बिल्कुल फर्म कांटेक्ट किया, यह एंट्री वुंड होता है, एंडोजीनस होता है। जूल बर्न शेप ओवल, राउंड और क्रैटर जैसी होती है। सर ये एंडोजीनस, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई इसलिए एंडोजीनस बर्न है। ये आपको ऐसा दिखाई देगा, सेंट्रल में डिप्रेस्ड होगा, पेरिफ्री में थोड़ा उठा हुआ होगा और इसका एरियोला पेल होगा, इसको बोलते हैं जूल बर्न। कोगुलेशन ऑफ डर्मिस और इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल हिस्टोपैथोलॉजी में देखी जाती है। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोक्यूशन का जूल बर्न। सर देख लो, ये आपका क्रैटर जैसा है, जूल बर्न, ब्लेंचिंग होती है, बेस पेल। सर इलेक्ट्रोक्यूशन में अगर फर्म कॉन्टैक्ट हो तो आपका जूल बर्न था। अब आ जाओ लूज कॉन्टैक्ट विद हाई वोल्टेज। लूज कॉन्टैक्ट विद हाई वोल्टेज, इसमें मल्टीपल पंच आउट लीजन दिखाई देते हैं, आर्चिंग। और दोस्तों इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल फ्लैश बर्न। क्या बोलते हैं इसको? क्रोकोडाइल फ्लैश बर्न। तो आप इसको आप कैटेगरी, पहला आपने फर्म कॉन्टैक्ट लो वोल्टेज रखा, इसमें लूज कॉन्टैक्ट हाई वोल्टेज। लूज कॉन्टैक्ट विद एयर गैप, लूज कॉन्टैक्ट विद एयर गैप, इसको बोलते हैं फ्लैश बर्न। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैश बर्न। तीनों चीजें अलग अलग हो गई, ध्यान रखना। यह भी पैची बर्न होता है। सर ये आपके मल्टीपल पिटेड बर्न था, जो आपके लूज कॉन्टैक्ट और हाई वोल्टेज से था, क्रोकोडाइल बर्न। तो ये आपका क्रोकोडाइल फ्लैश बर्न, मल्टीपल पिटेड बर्न। अब आ जाओ सर लाइटनिंग। लाइटनिंग को हम बिजली बोलते हैं सर। एक बात ध्यान रखना, मेनली ये डीसी होती है, हाई वोल्टेज वाला डीसी करंट, ये एक्सीडेंटल होती है। सर याद कैसे करोगे? बिजली आप पे गिरी तो आप पे किरण, बिजली की किरण फॉल हुई। किरण फॉर कैरेनोग्राफिक, एफ फॉर फिलिग्री, ए फॉर आर्बोरोसेंट, एल फॉर लिचेनबर्ग। ये आप नाम याद कर लो। सर ये वेस्कुलर चैनल को कोरेस्पॉन्ड नहीं करते। पिंक एरिथमेटस ब्रांचिंग बर्न होते हैं। हीमोग्लोबिन स्टेन, क्योंकि आपकी डीनेचुरेशन ऑफ आरबीसी से होते हैं। 24 आवर्स में सीन आपको देखा जाता है। और मोस्ट कॉमन इसकी साइट होती है शोल्डर फ्लैंक। तो आप तो किरण फॉल से याद कर लो, 24 घंटे याद कर लो, शोल्डर फ्लैंक याद कर लो। मैकेनिज्म मैंने इसको बता दिया, डीनेचुरेशन ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन स्टेनिंग होती है, पक्का पक्का। स्पेंसर की लाइटनिंग के लिए 4 थ्योरी है। पहला है डायरेक्ट इफेक्ट, सबसे पहला फर्स्ट वन डायरेक्ट इफेक्ट, हाई वोल्टेज के कारण। दूसरा सुपर हीटेड एयर, बर्निंग इफेक्ट। तीसरा एक्सपेंडेड एंड कंप्रेस्ड एयर। और जो चौथा है स्लेज हैमर इफेक्ट। एक बात ध्यान रखना सर, स्लेज हैमर इफेक्ट में क्या होता है? मान लो ये आपकी लाइटनिंग इंजरी है, एयर कंप्रेशन हमेशा आगे चलता है, उसको बोलते हैं स्लेज हैमर इफेक्ट। अदर इंजरी जो हो सकती है, फ्लेम इफेक्ट, बर्न, ब्लंट ट्रोमा के कारण, हेड इंजरी, ये सब अदर इंजरी हो सकती है। ये लाइटनिंग इंजरी है, स्पेंसर थ्योरी। तो डॉक्टर साहब आप इसको देख सकते हो, ये लाइटनिंग का ब्रांचिंग ट्री पैटर्न है। और याद करने का तरीका, किरण फॉल, आपके ऊपर लाइटनिंग की किरण फॉल हुई।